हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये इन डिमांड थी फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। यस, आज की मैं वीडियो में फिल करने लगा हूँ सब क्लास 476 के एक सैम्पल एप्लीकेशन। ये वीडियो इन डिमांड इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज थे और वो कह रहे थे कि एक सैम्पल वीडियो हमें मिल जाए सो दैट जो चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं हम उससे बच सकें। इस वीडियो में मैंने 3 से 4 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के भी जवाब दिए हैं एज वी मूव अलोंग द एप्लीकेशन, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो मुझे कब कब और किस किस जगह के चाहिए। नंबर 2, जो मेरी कट ऑफ डेट है टू अप्लाई फॉर सब क्लास 476 वो क्या है। नंबर 3, जो मेरी आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। एंड देन नंबर 4, जो अकम्पनिंग एंड नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स वाला सेक्शन है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं और एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपने online.imi.gov.au पे चले जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है। तो आप लोगों में से जिसका अकाउंट नहीं है, गो टू क्रिएट इमी अकाउंट, और जिनका अकाउंट है जस्ट एंटर योर यूजर नेम एंड द पासवर्ड एंड देन प्रेस लॉग इन। और सक्सेसफुल लॉग इन का नोटिफिकेशन है वो सेंड कर रहा है। एंड देन इफ यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सी अ कंटिन्यू बटन। इसके पैरेलल में आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका जो अकाउंट है उसमें लॉगिन की अटेम्प्ट हुई है। सो दैट जस्ट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम होम अफेयर्स। अच्छा, आप लोग जब लॉगिन हो जाएंगे तो दिस इज़ द होम स्क्रीन। आपने जितनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की होंगी यहाँ पे सारी वीज़ा एप्लीकेशन आपको नज़र आएंगी। मेरी लिस्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन इज़ ज़ीरो बिकॉज दिस इज़ द अनदर अकाउंट जो मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को बता सकूँ हाउ टू लॉन्च सब क्लास 476। अभी आपने जाना है न्यू एप्लीकेशन के ऊपर एंड देन इट विल डिस्प्ले कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। अब ये सारी वीज़ा कैटेगरीज बता रहा है। तो जो लोग पीआर अप्लाई करेंगे वो जाएंगे स्किल्ड के अंडर। अगर स्किल्ड में जाऊंगा तो आपके पास जो ऑप्शन होगी फॉर सब क्लास 190 491 वो नहीं आती बिकॉज उसका इनवाइट आपको होम अफेयर्स भेजा है। तो आप उस पर क्लिक करते हैं एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इवन फॉर सब क्लास 189। ये जो 189 है ये हांगकॉन्ग और न्यूजीलैंड स्ट्रीम है। जो आपका स्किल इंडिपेंडेंट है उसका इन्वाइट भी आपको होम अफेयर्स भेजेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल कम हेयर। तो बहरहाल अभी हम जाते हैं अपने सब क्लास 476 के ऊपर। तो हमने टेम्प्रेरी वर्क एक्टिविटी में जाना है। आई क्लोज दिस वन ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टेम्प्रेरी वर्क एक्टिविटी में आपने जाना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा 476। ये नीचे सब्सिक्वेंट इंटेंट है विच इज़ फॉर योर स्पाउस। ये नहीं, हमने मेन एप्लीकेंट वाले पे जाना है। इस पर आपने क्लिक किया, इट विल लोड एंड ये आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने अगर तो रीड आउट करनी है, इट्स ऑलवेज गुड टू रीड। मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ इसलिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू। मैं प्राइवेसी स्टेटमेंट में भी नहीं जा रहा बिकॉज मैं जो वीज़ा है काफ़ी लॉन्च कर चुका हूँ। सो आई नो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड व्हाट आर द प्राइवेसी स्टेटमेंट्स। सो मूविंग ऑन, मैंने एग्री किया टर्म्स एंड कंडीशन पे। आई सेलेक्ट नेक्स्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि जी वीज़ा टाइप आपकी कौन सी है। अब इसमें आपने 476 करना है क्योंकि जो 485 है वो जो लोग यहाँ मास्टर्स करते हैं उनके लिए है। फिर रिप्लेसमेंट है जिन्होंने एक्सटेंशन प्रोवाइड की हैं। तो बेसिकली आपने इसमें से अपना 476 सेलेक्ट कर लेना है। अभी पूछ रहे हैं कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। आई डू इट एज अ पाकिस्तान क्योंकि आप लोग पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करेंगे। सो दैट्स वाई आप वहाँ के क्या हैं, वहाँ के आप सिटीजन हैं। हैज़ द एप्लीकेंट प्रीवियसली हेल्ड एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, अगर तो है येस, अदरवाइज इट्स नो बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और आपके पास पहला ये वीज़ा नहीं है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब फैमिली नेम आ गया। सो आई पुट माई फैमिली नेम इन एज पर पासपोर्ट। आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली नाम एंटर करना है। मेक श्योर करना है कि जो वहाँ पे लास्ट नेम है फैमिली नेम आए और जो आपका फर्स्ट नेम है दैट इज़ योर गिवन नेम। तो मैंने लास्ट नेम फैमिली में एंटर किया। देन योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आई पुट इट एज 1st 1994। फिर आपका आ जाएगा पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर में आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। सो आई पुट अ जेनेरिक नंबर। सो मैंने अपना एंटर कर दिया एंड देन इट सेज किस कंट्री का आपका पासपोर्ट है। दैट्स पाकिस्तान। नेशनैलिटी डेफिनेटली पाकिस्तान। अब डेट ऑफ इशू आई पुट इट एज अ जेनेरिक कि जो मेरा पासपोर्ट है वो इशू है फॉर एग्जांपल जून और इट विल बी वैलिड टिल 2028। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका पासपोर्ट है दैट शुड बी वैलिड एटलीस्ट फॉर 6 मंथ जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, प्लेस ऑफ इशू या इशूइंग अथॉरिटी क्या है आपकी? पाकिस्तान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको ये इशू किया है। ये वही बात उसने लिखी है कि इट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। डज दिस एप्लीकेंट हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीजा ग्रांट नंबर फ्रॉम अ वीजा प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन? नो। डज दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आईडी कार्ड नंबर? आपने यहाँ पे अपना CNIC एंटर कर देना है।
ये डिटेल्स भी आपकी एज पर CNAC जाएंगी। सैयद मुजाहिद, जो भी आपका नंबर है, यू हैव टू पुट इट एज नंबर, कंट्री इज पाकिस्तान, सॉरी इट्स पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू उसी तरह आपने कह देना, जो भी आपकी डेट ऑफ इशू है वो आपने एज पर पासपोर्ट एंटर कर देनी है, और एक्सपायरी भी एज पर CNAC आपके एंटर हो जाएगी। देन प्रेस कंफर्म। प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, लाइक आई पुट माइन प्रोविंस पंजाब, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। अगेन आई हैव सिलेक्टेड, आई डोंट नो व्हाई अलाउ बट इट्स पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे जो लोग, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स आर सिंगल, लेकिन अगर आप लोगों की निकाह हो चुकी है या आप लोगों की शादी हो चुकी है तो मेक श्योर यू आर पुटिंग इट एज अ मैरिड, अदरवाइज you will put it as never married. Is this applicant currently or have they ever been known by any other name? No. Is this applicant a citizen of the selected country of Pakistan? Yes. Is this applicant a citizen of any other country? No. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली ड्यूअल नेशनैलिटी होल्ड करते होंगे। फॉर एग्जांपल किसी का हो सकता है US की हो सकता है किसी के पास UK की हो। सो अगर आप यस करेंगे तो आपको वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप अपना डाटा एंटर कर देंगे तो वो यहाँ पूछता है डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवल। अगर तो आप ड्यूअल नेशनल हैं आप यस करेंगे, अदरवाइज यू विल डू इट एज अ नो। डज दिस एप्लीकेंट हैव अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप यस करके अपना ड्राइवर लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ड्राइवर लाइसेंस अपना ऐड करें। आई एम डूइंग इट एज अ नो। Health examination, has this applicant undertaken a health examination for an Australia visa in the last 12 months? तो जो लोग तो डिफरेंट वीजा अप्लाई करते रहते हैं, लाइक किसी ने स्टूडेंट अप्लाई किया था फिर उसने एक्सप्लोर किया कि मैं 476 अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो इसको यस करेगा, अदरवाइज यू विल डू इट एज अ नो। नेक्स्ट, ये डिटेल दे रहा है कि प्लीज चेक इफ द डिटेल्स आर करेक्ट। यस। कंपनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, बड़ा अच्छा सवाल है, हर बंदा इसमें कंफ्यूज होता है। बेसिकली ये कह रहा है कि आपने अपने कंपनिंग मेंबर्स बताने हैं फैमिली के, जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, आपने सारे यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। अब लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डालते हैं, अम्मी अबू का डालते हैं, बहन भाइयों का डालते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं तो इसको डू इट एज अ नो करता था। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इफ़ यू प्रेस ऑन द क्वेश्चन मार्क बटन तो वो कह देगा जो नॉन माइग्रेटिंग मेंबर्स वो क्या है और माइग्रेटिंग मेंबर्स क्या है। तो ये बता रहा है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेम्पररी वीज़ा दिस सेक्शन बिलो मे नॉट बी रेलिवेंट टू यू, क्योंकि आप टेम्पररी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको नो करें। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब आगे नॉन accompanying members of the family unit. Does this applicant have any member of the family unit that will not be included in the application? आप नो कर दें, डू इट एज अ नो। और इसको नेक्स्ट, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी यस करेंगे तो आपको डाटा एंटर करना पड़ेगा उनका, उसमें इनका CNAC भी आएगा, उसमें उनका पासपोर्ट भी आएगा, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी आएगी। सो इन ऑर्डर टू रिमेन अवे फ्रॉम ऑल दिस हर्डल इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको नो करें और मूव ऑन कर जाएं। होम अफेयर्स को भी पता है कि डेफिनेटली आप इनिशियली एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं, सो इसमें नो करके आपने नेक्स्ट कर देना है। अभी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है पाकिस्तान, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हाउस XYZ स्ट्रीट 123, मैं कहता हूँ कि टाउन इज इस्लामाबाद, प्रोविंस इज फेडरल, कैपिटल शुड बी कैपिटल इस्लामाबाद। पोस्टल कोड आपने गूगल पे सर्च कर लेना, जो भी आपका पोस्टल कोड होगा आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। होम फोन नो नीड टू एंटर, जस्ट अपना मोबाइल नंबर एंटर करें जो भी आपका पाकिस्तान का मोबाइल नंबर है, और 92 करके 92332 मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ, बस लास्ट में नहीं करूँगा। इज दिस पोस्टल एड्रेस द सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस? यस। और ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है आपका जो मैंने एंटर कर दिया है। इंटेंडेड स्टेट ऑफ रेजिडेंस, ये वो वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि जो आपने एंटर किया आपने वहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपके कोई जान पहचान है, आप कहते हैं कि यार मैं मेलबर्न जा रहा हूँ, मैं सिडनी जा रहा हूँ, मैं पर्थ जा रहा हूँ या मैं एडिलेड जा रहा हूँ, तो आप वो वाली स्टेट मेंशन कर दें इसमें। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो यू हैव एन ऑप्शन टू एंटर इट एज अननोन। हाईली रिकमेंडेड है कि कोई ना कोई स्टेट आप सेलेक्ट कर लें, तो आई विल बी सिलेक्टिंग इट एज अ विक्टोरिया जहाँ पे मेलबर्न है। अब आ गया ऑथराइज रेसिपिएंट। अब इसमें से जो लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो दिस सेक्शन इज फॉर दोज गाइस, चूंकि आप सिंगल खुद अप्लाई कर रहे हैं
तो ये आपके लिए एज अ नो हो जाएगा। सो आप अगर आप पढ़ भी लें तो डज दिस एप्लीकेंट अथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन देयर बिहाफ? नो। अब वो कहेगा कि आपने चूंकि नो किया है तो हम सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल के थ्रू यहाँ भेजेंगे। तो आप कहेंगे यस और नेक्स्ट। अब एड्रेस हिस्ट्री पूछ रहा है। अब यहाँ पे कहता है कि द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ पैनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वेयर द एप्लीकेंट हैज स्पेंट अ टोटल पीरियड ऑफ टाइम दैट एड्स अप टू 12 months और मोर इन द पास्ट 10 years सिंस टर्निंग 16 years ऑफ एज। मतलब ये है कि अगर आपने किसी जगह 12 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजारा है पिछले 10 साल में तो उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो सवाल है वो जस्टिफाई होता है। लोग कहते हैं कि मेरे CNAC के ऊपर 2 एड्रेस हैं, 3 एड्रेस हैं या टेम्परेरी डिफरेंट है, मैं रहा नहीं हूँ, तो मुझे कौन सा प्रोवाइड करना है। जब आप यहाँ पे डिटेल्स में एंटर करेंगे जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, रिगार्डलेस टेम्परेरी था या परमानेंट था, आपने जो 10 साल का एड्रेस यहाँ एंटर किया होगा उसी का आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सो आई जस्ट पुट 1, इज दिस एज अ करंट एड्रेस? यस। मैं कहता हूँ मैं पिछले 10 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। पाकिस्तान, एड्रेस हाउस 123 इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, पोस्टल कोड 54000। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा तो बेसिकली इसने बता दिया कि 2012 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो आप में से जो लोग जो 4 महीने 6 महीने रहे हैं तो अपनी डेट फ्रॉम आएगा, फिर आप कब तक रहे हैं वो एंटर करेंगे, देन यूल ऐड नेक्स्ट आप एड्रेस ऐड करेंगे। इस तरह आपने इस जगह एटलीस्ट अपने 10 साल की रेजिडेंशियल हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। कोशिश करें 11-12 साल की कर दें, दैट इज़ गुड फॉर यू। और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा वो भी यहीं से डिसाइड होता है कि आपने किस किस एड्रेस का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अब ये आ गया इन द लास्ट 10 years have any of the applicant visited any countries outside of the usual country of residence since turning age of 16? मैं एज्यूम करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट अभी बनाया होगा, बिकॉज आप लोग ने अभी अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, सो आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। बट कुछ लोग जिस तरह ज़ियारात पे, उम्रे वगैरह पे जाते हैं या फिर वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर दुबई या आपका यूरोप वगैरह घूम के आए हैं, तो आप इसको येस करके सारा डाटा एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं नहीं गए और आपका पासपोर्ट अभी बनना है और आपने कभी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया, you will do it as a no. Has the applicant completed a recognized qualification at a specified education institution in the 24 months immediately before lodging this application? पिछले 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अब 2 साल कौन से हैं? जो आपकी डेट होती है फाइनल रिजल्ट की, वो डिग्री इशुएंस डेट नहीं है। जो आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आती है, जब आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है, वहां से 2 साल के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यस किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि अपनी डिटेल्स एंटर करो। मैं कहता हूँ कि आई हैव डन माई बैचलर्स। मेरा जो कोर्स नेम है दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूशन नेम मैं कहता हूँ नस्ट। नस्ट नहीं आता तो आई विल पुट एज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो 2018 की थी, लेकिन आई पुट इट एज 2022, अदरवाइज ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इज पाकिस्तान। अब वो पूछ रहा है कैंपस कौन से वाला था, तो आई पुट इट एज इस्लामाबाद। वो कह रहा है कि कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या थी। अगर मैं 22 से पीछे जाऊंगा सो आई विल पुट इट एज सितंबर में मोस्टली सेशन स्टार्ट होते हैं, तो 2018 में मैंने स्टार्ट किया एंड आई हैव फिनिश दैट इन जून 2022। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो ये डेट है दैट शुड बी विद इन द लास्ट 2 years जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करें, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब मैंने कंफर्म कर दिया, उसने बता दिया बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, कंट्री आ गया एंड देन नेक्स्ट। एम्प्लॉयमेंट, यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे जो आपकी डिग्री है आप वो एंटर करेंगे कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है आपने वो एंटर कर देना है। अब लोग कहते हैं कि मैं हूँ तो सिविल, लेकिन मैं जॉब जो है वो मार्केटिंग की कर रहा हूँ या मैं जॉब XYZ कर रहा हूँ, तो इनका उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे वो ऑक्यूपेशन लिखना है जो आपकी डिग्री का है। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आएगी जो नीचे आपको नज़र आ रही है राइट हेयर, यहाँ पे आप एंटर करेंगे कि आप रिसेंटली क्या जॉब कर रहे थे। यहाँ पे एक और सवाल लेता चलता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं तो था इंजीनियर लेकिन मैं जॉब करूँ मार्केटिंग या सेल्स की, विल दैट अफेक्ट दिस वीज़ा एप्लीकेशन? नहीं, इस वीज़ा एप्लीकेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वट एवर यू आर डूइंग आप यहाँ पे 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे दैट विल रिमेन विद यू फॉर योर एंटायर लाइफ। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे 100% एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करें, और जो भी चीज़ आप यहाँ लिख रहे हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिखा, मेरे से पूछ रहे हैं कि आप किस इंडस्ट्री में आप फॉल करते हैं, तो आई विल डेफिनेटली put it as construction industry right there. Has the applicant been employed in the last 5 years? आप में से तो जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट है वो उसको नो करेंगे, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं डू इट एज अ यस। और जिस तरह हमने रेजिडेंशियल हिस्ट्री एंटर की थी, इस तरह आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंटर करनी पड़ेगी। फॉर ऑल फ्रेश ग्रेजुएट्स इट विल बी अ नो। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, आप यस करें नो करें, इसका एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर कुछ लोग परेशान है कि मेरी जॉब नहीं है या मेरी साल में जॉब नहीं हुई तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो वीज़ा की एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2 साल के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपके पास आइल्स और पीटी होना चाहिए। अब या लैंग्वेज की बात कर ली, मेन लैंग्वेज जो मैं घर में बोल रहा हूँ दैट इज़ उर्दू। वो कहता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हैज़ द एप्लीकेंट टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज इन द लास्ट 36 मंथ्स। तो यहाँ वो जवाब आ गया कि कितने साल पुराना आइल्स चलता है या पीटी चलता है, दैट इज़ 3 ईयर्स। टेस्ट आपने कौन सा दिया है, आई विल पुट इट एज पीटी एकेडमिक। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में दिया था, तो फॉर एग्जांपल आई विल पुट इट एज 2021 जस्ट बिफोर द ग्रेजुएशन। टेस्ट रेफरेंस नंबर, अब ये आपका टेस्ट रेफरेंस नंबर है, जो आप कहें कि आपके आइल्स के ऊपर लिखा आता है ना कि जो पीके से वगैरह स्टार्ट होता है कि लाइक इट्स पीके XYZ, तो वो आपका जो है वो टेस्ट रेफरेंस नंबर होता है। इस तरह जो लोग तो पीटी में अपेयर होते हैं, तो पीटी का जो ऊपर आपके पास आर होता है ना रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आपने यहाँ पे वो एंटर करनी है विच इज़ अ न्यूमेरिक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एंटर करता हूँ 437305, आगे आई डू इट एज XYZ। कंट्री वेयर द टेस्ट वॉज टेकन, पाकिस्तान। लैंग्वेज एबिलिटी, अब वो पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, सुपीरियर, प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, वोकेशनल, फंक्शनल, नन। अब ये सुपीरियर है 8, स्ट्रेट 8 अगर आप कहें तो सुपीरियर है, 7 आया तो आपकी जो इंग्लिश है दैट इज प्रोफिशिएंट, अदरवाइज कॉम्पिटेंट। आपकी इन तीनों में आएगी, तो मेक श्योर करना है कि आपकी इन तीनों में से कोई कैटेगरी हो। इसका भी वीज़े के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी आपकी एटलीस्ट कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। वो कह रहा है कि अपने स्कोर एंटर करें, इन माई केस इट इज सुपीरियर। कहता है जब अपने स्कोर एंटर करें तो आई जस्ट पुट एट एज स्कोर्स। तो वो कह रहा है कि ओवरऑल आपका क्या स्कोर आया था, तो ओवरऑल आपने स्कोर एंटर कर देना है, डू इट एज अ नेक्स्ट। अब ये हेल्थ डिक्लेरेशन आ गई है, उसने कहा द लास्ट 5 years हैज एनी एप्लीकेंट विजिटेड और लिव्ड आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री ऑफ पासपोर्ट फॉर मोर देन थ्री कंसेक्यूटिव मंथ्स, डू नॉट इंक्लूड टाइम स्पेंड इन दी ऑस्ट्रेलिया। आप कहीं रहे हैं बाहर, नहीं। इंटेंड टू एंटर अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी, नो। डज एनी एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क एज वर्क एज और स्टडी और ट्रेन और टू बी अ हेल्थ केयर वर्कर और वर्क विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑस्ट्रेलिया। आपको आइडिया नहीं है, सो डू इट एज अ नो। लेकिन अगर आप लोगों की इंटेंशन है, इफ यू वांट टू वर्क इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, डू इट एज अ यस। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क स्टडी और ट्रेन विद इन एज केयर, अगर आप श्योर है तो डू इट एज अ यस, अदरवाइज नो। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू वर्क और टू बी अ ट्रेनी एट अ चाइल्ड केयर, श्योर है तो यस, अदरवाइज नो। इन अ क्लास इंस्टीट्यूशन फॉर मोर देन 3 months, नो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ नो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता कि ऑस्ट्रेलिया ने आपके लिए क्या चीज़ें या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रेट नो फॉर एवरीवन। हैज़ एनी एप्लीकेंट had or currently have TB, been in close contact with a family member that has active TB, or had a chest X-ray which shows abnormality, no। I'll pray कि आप सबका ये no ही हो। फिर ड्यूरिंग देयर प्रपोज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया डज एप्लीकेंट एक्सपेक्ट टू इनकर मेडिकल कॉस्ट, या इस तरह की पूछ रहे कि इस वजह से आपके ऊपर कोई मेडिकल कॉस्ट आ सकती है। अगर तो आप श्योर है, फॉर एग्जांपल जो लोग एज अ मेन एप्लीकेंट आते हैं लेटर ऑन, वो अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं, अपनी मिसेस को बुलाएं लेटर ऑन, दे आर एक्सपेक्टिंग टू एक्सपेंड देयर फैमिलीज, और आपको पता है कि यू विल बी हैविंग द प्रेगनेंसी कॉस्ट इन देयर, तो डू इट एज अ येस, अदरवाइज डू इट एज अ नो। हाईली रिकमेंडेड है कि डू इट एज अ नो। जो लेटर ऑन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 476 के ऊपर है तो 18 मंथ्स इज जस्ट अ शॉर्ट टाइम कि आप ये चीज़ें प्लान आउट करें। तो मेरी रिकमेंडेशन है डू इट एज अ नो। वंस अपना स्टेटस आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट की तरफ ले जाएं या डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी की तरफ ले जाएं वेयर यू हैव लाइक 3 4 5 years, तो आप तब ये वाली कॉस्ट इनकर करें, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अ हैवी कॉस्ट टू बी, इट विल बी अ हैवी कॉस्ट जो आप बियर करेंगे।
Does any applicant require assistance with the mobility care due to a medical condition? No. Next. अब ये करेक्टर डिक्लेरेशन आ गई हैं। कोई ऐसा आपने ऑफेंस किया जिसकी लीगल एक्शंस हों, फिर आप किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, कोई अरेस्ट वारंट आपके इशू हुए हैं, फिर हैज़ यू एवर बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ सेक्सुअल बेस्ड ऑफेंस इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जिनको ऑस्ट्रेलिया लेके बहुत सीरियस है। Have you ever been named on a sex offender register? No. Has an applicant been acquitted of any offense on ground of अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंसैनिटी? ये वही कि आपने कोई ऐसा क्राइम किया और फिर कोर्ट ने आपको डिक्लेयर किया कि भाई आप मेंटली स्टेबल नहीं है, तो आप किसी ऐसे हैव यू एवर बीन फाउंड बाय अ कोर्ट नॉट फिट टू बी प्लीड? नो। आई प्रे कि आप सबका जो है वो ये नो होना चाहिए। एंड देन क्रिमिनल कंडक्ट, नो। engage in a violence, no. Has any applicant ever served in a military? ऐसी बात है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो इट्स विल बी a no. Any training? No. Smuggling? No. Has applicant been removed or deported from any other country? No. Has applicant overstayed in any other country including Australia? It's a no. Has any applicant ever had any outstanding debt to Australian government or any public authority in Australia? आप आए नहीं है तो इसलिए it's a no. अब ये डिक्लेरेशंस आ गई हैं। वो कहता है कि गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इज अ सीरियस ऑफेंस। तो जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि मेक श्योर करना है ऑल द डाटा दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग इन दिस एप्लीकेशन शुड बी 100% टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड इज एक्यूरेट एंड ट्रू। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वही डाटा दें जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं और जो आप श्योर हैं। अब भी आ चुके हैं, सारी आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपने 100% प्रूफ दी है। आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि अगर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो आपका जो ग्रांटेड वीज़ा है वो भी कैंसिल कर देंगे ये लोग। उसके बाद ग्रांट ऑफ वीज़ा में बी कैंसल्ड और अंडरस्टैंड इज इफ द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड एनी पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन विल नॉट हैव ऑटोमेटिक राइट ऑफ एंट्री, क्योंकि जो भी आपका डिपेंडेंट होगा उसको वीज़ा अप्लाई करना है। will inform the department if they became aware of any change of circumstances। कोई भी चेंज होता है तो आपने करना है। ये प्राइवेसी एक्ट है कि भाई जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वी विल बी यूजिंग टू डू चेक्स ऑन यू, यस। इसी तरह के डिपार्टमेंट जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो डिस्क्लोज करेगा पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन विद इन द प्राइवेसी नोटिस जो यहाँ मेंशन है। बेसिकली अपने डिपार्टमेंट्स में यूटिलाइज करते हैं वो इन्फॉर्मेशन टू डू सम चेक्स ऑन यू कि आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस या किसी चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है। आप कंसेंट देते हैं कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स और फेशियल इमेज है वो आप प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड दैट इफ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल इमेज द एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल इमेज एंड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट। ये जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने पास रखेंगे टू डू चेक्स ऑन यू, यस। गिव कंसेंट टू ऑस्ट्रेलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉ इन्फोर्समेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकें, यस। और आप कंसेंट देते हैं कि आप जो माइग्रेशन एक्ट है उसको अबाइड बाय करेंगे, यस। As an applicant, I understand that if my visa ceases to be in effect and I do not hold another visa to remain in Australia at that time, I will be an unlawful non-citizen under the Migration Act. As such, I will be expected to depart from Australia and be subject to removal under the Migration Act. Yes, ये वो बात है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होगा तो you have to make sure कि बिफोर द एक्सपायरी डेट आपको ऑस्ट्रेलिया एग्जिट कर जाना है। ये ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ आ गई हैं कि यू आर अबाइडिंग बाय दोज। आप करेंगे क्या है वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब आ गया एक्नॉलेजमेंट्स आ गई हैं सारी। द एप्लीकेंट डिक्लेयर दैट दे हैव अंडरस्टैंड इफ दे ग्रांटेड अ वीज़ा देयर इज अ 2 year वेट फॉर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स। आप ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आर डेफिनेटली फॉर न्यूली अराइव्ड माइग्रेंट्स, आप लोग के लिए नहीं होंगे, बट यू हैव टू गो फॉर द एक्नॉलेजमेंट्स। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इज हाई। खुद ये बता रहे हैं कि भाई बहुत महंगाई है। अप्रूवल टू माइग्रेट डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट। ये बात भी जो लोग समझते हैं 476 का मतलब एम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट दैट। वीजा इज अ डिफरेंट थिंग, एम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। वर्क एबिलिटी वेरीज करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेफिनेटली आप खुद जॉब्स वगैरह ढूंढनी है। The applicant has advised all family members aged 16 years or above who are migrating to Australia that they have advised the applicant that they understand these obligations. आप सिंगल हैं इसलिए do it as a yes। अगर कोई और आ रहा है तो आपने बताना है कि ये सारी वैल्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया की and you have to abide by those. You will click on next। अब ये सारी आपका जो है ना इन्फॉर्मेशन की समरी आ गई, रिव्यू पेज आ गया है। जो जो डाटा आपने एंटर किया है वो सारा डाटा आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे। अब इस आपसे पूछ रहे हैं कि ऑल गुड। अगर आपने सारी डाटा चीज़ें कर ली हैं यू विल डू इट एज अ नेक्स्ट। अभी आ चुका है कि
अपने यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच करें, या आपके जितने आपने कहेंगे जो आपका एड्रेस या रेजिडेंशियल हिस्ट्री है, यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे। अगर किसी के बारे में अनश्योर हो तो जस्ट मेक श्योर यू क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब यहाँ पे आप अपना CNIC ऐड कर सकते हैं, अपना ड्राइवर लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। बर्थ एविडेंस में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऐड करना है, जो ये बता दे कि आपकी जो है वो एक्चुअल प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इसके साथ साथ आप अपना FRC भी ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिटी CNIC आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस आ जाएगा, IELTS PT का रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में अगेन पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट अगर है तो ऐड करें, अदरवाइज नो। प्रेजेंट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप या एविडेंस, इसमें CNIC और पासपोर्ट आ जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री, अगर तो आपके कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने उसकी एंट्री और एग्जिट स्टैम्प्स यहाँ पे स्कैन करके अटैच कर देनी है। करेक्टर हिस्ट्री एविडेंस, यहाँ पे आपका जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो आपने डिपार्टमेंट से लेके ऐड कर रहे हैं, और क्या रिक्वायरमेंट थी वो भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो एक दफ़ा जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे तो आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। अब ये कह रहा है, ये वार्निंग जो है ये सबको आती है रिगार्डलेस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं या नहीं किए। आप इसको कर देंगे कि आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है कि मैंने ऐड नहीं किया। जब आप सारे दे देंगे तो आपने मेंशन एंटर कर देना है और आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब मैं सबमिट नाउ पे क्लिक नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरी प्लान सबमिट हो जाएगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सबमिट अ फॉल्स एप्लीकेशन। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, आपने सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि यू हैव टू पे द फीस। नेक्स्ट स्टेप इज द पेमेंट ऑफ द फीस। सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन फिल किया फॉर अ सब क्लास 476, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हाईली इन डिमांड वीडियो। जो लोग कह रहे थे कि आप हमें बता दें, बिकॉज जो गाइडलाइंस हैं डेफिनेटली वी विल बी फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस जो ऑलरेडी आप हमें बता रहे हैं। सो इसीलिए मैंने कहा कि आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग दिस वीडियो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद लोग एजेंट्स को पैसे नहीं देंगे एंड यू गैस कैन सेव योर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 3 लाख से 3.5 लाख जो एजेंट इस टाइम चार्ज कर रहे हैं। सो इस एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके पीछे आप 3-3.5 लाख पे करें। सो मेरी ये वीडियो आपने हर उस बंदे तक पहुंचानी है जो 476 अप्लाई करना चाहता है। द रीज़न इज आप 3-3.5 लाख सेव करें, उन्हीं पैसों के टिकट्स परचेज कर लें, उन्हीं पैसों के डॉलर परचेज कर लें, सो दैट वो जो पैसे हैं आप ऑस्ट्रेलिया आके किसी काम में ला सकें। सो रादर देन स्पेंडिंग दिस मनी ऑन एजेंट्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू सेव दैट फॉर योर सेल्फ एंड स्पेंड इट ऑन यू व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।